इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह का खिताब। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन फंक्शन प्रोग्राम से अमित शाह का खिताब। पीएम मोदी के यौम पैदाइश पर बोले अमित शाह, आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। पीएम मोदी ने पिछले 5 सालों में काफी अच्छे काम किए हैं। शाह ने कहा, आज ही के दिन हैदराबाद का इंजमाम हिंदुस्तान के साथ हुआ था। सरदार पटेल के फैसले की वजह से हैदराबाद का इंजमाम आज ही के दिन हुआ था, ऐसा अमित शाह का कहना है। पिछले 5 सालों में पीएम मोदी 50 बड़े फैसले किए हैं उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में पीएम को कोई वजीर आजम नहीं मानता था। काफी अहम खबर इस वक्त की, आपको बता दें, दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह ने खिताब किया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन फंक्शन प्रोग्राम से अमित शाह ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के यौम पैदाइश का जो दिन है वो काफी मुबारक दिन है। पीएम ने पिछले 5 सालों में काफी अच्छे काम किए हैं। अमित शाह ने कहा, आज ही के दिन हैदराबाद का इंजमाम हिंदुस्तान के साथ हुआ था। सरदार पटेल के फैसले की वजह से हैदराबाद का इंजमाम हिंदुस्तान के साथ हुआ था। साथ ही शाह ने कहा, पिछले 5 सालों में पीएम मोदी ने 50 बड़े फैसले किए हैं। उन्होंने कहा, पिछली हुकूमत में पीएम को कोई वजीर आजम नहीं मानता था। मोदी जी ने की है, हम सभी 130 करोड़ भारतीय एक साथ मिलकर इसको साकार करेंगे और 21वीं सदी भारत की सदी है, वो उक्ति को फिर से हम साकार करने में के लिए विश्वास के साथ मेहनत में जुटे। यही आप लोगों से अपेक्षा है। फिर से एक बार आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मोदी जी के जन्मदिन के लिए बुलाया, हैदराबाद विमोचन दिन के जन्मदिन पे बुलाया, इसलिए हृदय से आपका धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त। आपको बता दें, दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन फंक्शन प्रोग्राम से खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर अमित शाह ने खिताब किया। उन्होंने कहा, आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज का दिन काफी मुबारक है और वजीर आजम ने जो है 50 बड़े फैसले किए हैं, ऐसा आज के खिताब में उन्होंने कहा। जी मुनज़्ज़ा, आज एक प्रोग्राम के अंदर अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं और उनका स्पीच यहाँ था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जिक्र भी किया और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 5 सालों में देश के हालात बदले हैं बेहतरी की ओर। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने खासतौर से जिक्र किया जम्मू कश्मीर का और ये बताया कि किस तरह से 370 और 35A को हटाने का फैसला लिया गया था। पहले कहा जा रहा था कि फैसला लेंगे कैसे, काम कैसे किया जाएगा, लेकिन 5 अगस्त को जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई उसमें एक ठोस फैसला लिया गया और उसके बाद इंटीग्रेशन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा अमित शाह ने कि जो ये फैसला लिया गया है किस तरह लिया गया, ये बात भी दर्शाता कि पिछले 1 महीने में यानी कि 5 अगस्त से 17 सितंबर तक एक भी गोली नहीं चली है वादी में और एक भी जान नहीं गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये काफी कामयाब तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और बिना किसी हिंसा के इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो जाहिर तौर पर इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया का जो नजरिया है वो बदला है भारत की ओर, क्योंकि पहले दुनिया ये कहती थी कि भारत के पास कोई रक्षा नीति नहीं है, लेकिन जिस तरह का कदम भारत ने उठाया है एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, उससे दुनिया का जो नजरिया है अब वो भारत की ओर बदल चुका है। शैलेंद्र, वज़ीर आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर अमित शाह बोल रहे थे, साथ ही उन्होंने क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं, वज़ीर आज़म ने उन सारी बातों का तज़किरा किया है। तो क्या अमित शाह ने जो इकोनॉमी को लेकर के वादे किए गए थे वज़ीर आज़म की जानिब से, उसका भी तज़किरा किया? बिल्कुल, इकोनॉमी को लेकर भी अमित शाह ने तफसील से अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी इकोनॉमी जो है काफी कम गई थी, जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी, लेकिन अब जो सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक बिजली पहुंचाई जाए, हर घर तक सड़क पहुंचाई जाए, सड़कें मजबूत की जाए, गैस सिलेंडर हर घर तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये भी जीडीपी को मजबूत करेगा। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने ये भी कहा कि कुछ लोगों की चिंता है, हम हमसे अवगत हैं, लेकिन सरकार कदम उठा रही है। और वहीं साथ ही साथ
आने वाले वक्त में यानी 2024 से पहले भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ये तय है, ये सुनिश्चित है। इसकी दिशा में सरकार कदम उठा रही है। शैलेंद्र, जिस हिसाब से इकोनॉमी अभी जीडीपी जिस तरह से गिर रही है, क्या उसको लेकर के माना जा सकता है कि जो वादा किया गया है वो अचीव किया जा सकता है आने वाले सालों में? देखिए, जाहिर तौर पर ये पॉलिसीज को लेकर फैसले लिए जाते रहे हैं। हमने पहले भी देखा कि नोटबंदी का फैसला लिया गया, उसके बाद जीएसटी का फैसला लिया गया, और अमित शाह ने इस बात का जिक्र भी किया कि पिछले कुछ सालों में जो इनकम टैक्स पे करने वाले हैं उनकी तादाद दुगनी हुई है। तो जाहिर तौर पर जीडीपी को वापस आगे ले जाने के लिए, देश में विकास लाने के लिए सरकार, अमित शाह ये कह रहे हैं कि सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है, और 2024 तक भारत का जो सपना है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, वो सपना साकार होकर रहेगा। उन्होंने आज इस बात अपनी बात एक बार दोबारा दोहराई है कि भारत जो है वो 2024 से पहले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शहजाद पूनेवाला आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 12:30 बजे शहजाद पूनेवाला बड़ा ऐलान कर सकते हैं। शहजाद पूनेवाला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर करूंगा अहम ऐलान, ऐसा ट्वीट किया है शहजाद पूनेवाला ने। 12:30 बजे ये बड़ा ऐलान हो सकता है। क्या महाराष्ट्र कांग्रेस को झटका लगेगा या किस तरह का ये ऐलान होगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर अहम ऐलान करूंगा। शहजाद पूनेवाला का ट्वीट, उन्होंने लिखा है पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर अहम ऐलान करूंगा। अब ये ऐलान कांग्रेस के लिए कैसा साबित हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। 12:30 बजे पता चल जाएगा कि ये ऐलान क्या है और कांग्रेस के लिए खुशी की बात होगी या फिर झटका लगेगा कांग्रेस को। 12:30 बजे ऐलान करेंगे शहजाद पूनेवाला। पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर अहम ऐलान करूंगा। शहजाद पूनेवाला का ट्वीट, 12:30 बजे ये ऐलान हो सकता है। आज भी इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं। शहजाद पूनेवाला आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर मैं अहम ऐलान करूंगा। ये अहम ऐलान 12:30 बजे कर सकते हैं शहजाद पूनेवाला। अब ये किस तरह का ऐलान होगा, क्या महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए झटका होगा, किस तरह से साबित होगा, ये 12:30 बजे पता चल सकता है। काफी अहम ऐलान जो कि शहजाद पूनेवाला करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में मामूलाती जिंदगी गुज़िश्ता 44 रोज से मुतासिर है। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर दफा 144 अभी भी नाफिज है, जबकि अक्सर मकामात से बंदिशें हटा दी गई है। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी की भारी तादाद तैनात की गई है। अगरचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, ताहम कई मकामात पर मामूल के मुताबिक निजी गाड़ियां सड़कों पर चलती दिखाई दे रही हैं। इस बीच टेलीमौसलात बंद रहने से आम लोगों और तलबा को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे श्रीनगर में कैसे सूरत हाल आज बने हुए हैं? जी मुरज़ा, अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि वादी कश्मीर के बाकी अजला जो हैं, जैसे नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हैं, शुपियन है, पुलवामा है या बारामूला है या कुपवारा है, तकरीबन बेशतर जगहों से जो बंदिशें हैं वो हटा दी गई हैं। ताहम दफ़ा 144 आज भी नाफिज है इन जगहों पर। अगर हम आज दिन के हवाले से बात करें तो जो हालात अभी तक रहे हैं वो हालात काबू में रहे हैं, ताहम कशीदा रहे हैं, क्योंकि लगातार मुसलसल यहाँ पे जो दुकानें और कारोबारी इदारे हैं वो बंद हैं। यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सड़कों से गायब है। ताहम निजी गाड़ियों की नकल हमल हमने
काफ़ी देखी है, जो शहर में भी और बाकी अजला में भी। अजला की अगर हम बात करें, यहाँ पे दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, रेल सर्विसेज यहाँ पे बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। जो ये पिछले 40 दिनों से जो यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके चलते रेल सर्विसेज बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। जिन लोगों को बारामूला से काजीगुंड या काजीगुंड से वापस बारामूला जाना होता था, उनको काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि मुसलसल रेल सर्विसेज यहाँ पे बंद पड़ी हैं। अगर रेलवे अधिकारियों के हवाले से हम बात करें तो उनका कहना है कि पिछले 4 साल में तकरीबन 1 साल रेल सर्विसेज यहाँ पे बंद रही है और सिर्फ 3 साल नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे रेल सर्विसेज का हुआ है। कुल मिला के देखें तो कारोबारियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो मुसलसल बंद यहाँ पे चल रहा है। तकरीबन 40,000 करोड़ के रुपए के हवाले से बताया जा रहा है कि जो टर्नओवर यहाँ पे होता था, जिसमें बेशतर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं 22,800 करोड़ जिनका टर्नओवर होता था, इन पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। दूसरी अगर और हम टूरिज्म के हवाले से बात करें तो टूरिज्म पूरी तरह से यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है। टूरिस्ट को क्योंकि पहले ही कहा गया था, वार्न किया गया था कि वो वादी कश्मीर छोड़ के यहाँ से चले जाएं, तो इस वजह से हमने देखा है कि अगर डल लेक की हम बात करें या बाकी सेहत अफजा मकाम जो यहाँ पे है, तो उन मकामात पे एक सन्नाटा तारी है। वहाँ पे बहुत कम, बल्कि किसी जगह पे 0% जो है टूरिस्ट वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। खासतौर डल लेक की अगर हम बात करें तो डल लेक सुनसान पड़ा हुआ है इस टाइम। इसकी वजह से भी बहुत बुरी तरह से यहाँ पे रोज़गार पे असर पड़ रहा है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हों, पौनी वालाज हों या हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता लोग हों, उनके रोज़गार पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल मरकज़ से ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि जल्द से जल्द यहाँ कश्मीर में हालत को नॉर्मल किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इक़दामात यहाँ जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन उठाती है, जिससे कि यहाँ पे हालात में कुछ हद तक जो है वो बेहतरीन नजर आए। जी मुनज़्ज़ा। परवेज, आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर अमित शाह ने खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने जो है कश्मीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात किस तरह से नॉर्मल है, कैसे कंट्रोल में रहे हैं, कोई खून खराबा नहीं हुआ, एक तरह से नॉर्मल सी है कश्मीर में। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिस तरह से रोजगार जो चाहे दुकानें हो या कोई ऑटो चलाने वाला हो, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है, तो क्या ग्राउंड लेवल पे इसको नॉर्मल सी कहा जा सकता है? क्या सब कुछ बिल्कुल सही कहा जा सकता है? देखिए मुनज़्ज़ा, अगर हम होम मिनिस्टर के बयान के हवाले से बात करें तो वो बयान अपनी जगह सही है कि यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे एक बार भी यहाँ पे गोली चलाने की बारी नहीं आ पाई है। जो उनका बयान था वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक था कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से यहाँ पे कंट्रोल में रखा गया। ताहम जो यहाँ पे मुसलसल बंद रहने से जो नुकसानात हैं वो अपनी जगह हैं। हाँ, नॉर्मल सी इसको अभी नहीं कह सकते हम, क्योंकि नॉर्मल सी तब होती जब स्कूल खुले हों और बच्चे वहाँ पे आते, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पे चलता और जब बाजारों में जो वीरानी छाई हुई है वो किसी हद तक कम होती और बाजारों में एक बार रौनक फिर से लौट के आती, उसको नॉर्मल मामूल की ज़िंदगी उसको कहा जा सकता है। या जब टेलीकम्युनिकेशन पे पूरी तरह से जो कदगने लगी हैं वो पूरी तरह से हट जाएं, उसको नॉर्मल सी कहा जा सकता है। या फिर जो लीडर यहाँ पे इस टाइम आना चाहते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जरिए यहाँ पे ऑर्डर लेके आने की इजाज़त दी जा रही है। जब नॉर्मली वो अपना यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं तो तब कहा जा सकता है कि हालात यहाँ पे नॉर्मल हुए हैं। फिलहाल अगर हम होम मिनिस्टर के बयान के हवाले से बात करें तो ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल रहा है, लेकिन साथ ही जो यहाँ पे मुसलसल बंद रहा है उससे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक नया इश्तिहार जारी किया है जिसमें दफा 370 की मनसूखी के फवायद गिनवाए गए हैं। उसमें कहा गया है कि जो भी मकामी शख्स अपनी जमीन फरोख्त करेगा उसको बढ़ी हुई कीमत से फायदा हासिल होगा। वहीं बताया गया कि जमीन मालकान पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो अपनी जमीनों को फरोख्त करे। वाज़ेह हो कि दफा 370 की मनसूखी से मालकाना हुकूक में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके अलावा भी कई अहम फवाइद का इश्तिहार में तज़किरा किया गया है। आपको बता दें कि उससे पहले भी जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दफा 370 की मनसूखे के फवाइद की वजाहत वाले इश्तिहार जारी किए थे।
इस वक्त एक और अहम खबर आपको फिर से बता दें, शहजाद पूनेवाला आज 12:30 बजे ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट में लिखा है कि पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर अहम ऐलान करूंगा। शहजाद पूनेवाला ने ट्वीट किया है, ट्वीट में ये जानकारी दी उन्होंने कि पीएम मोदी के यौम पैदाइश पे अहम ऐलान करूंगा। 12:30 बजे ये ऐलान हो सकता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, शहजाद पूनेवाला ने ट्वीट किया है और एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं। क्या समझा जा रहा है, क्या ये अहम ऐलान हो सकता है, क्या कांग्रेस को झटका लग सकता है, किस तरह का ये अहम ऐलान हो सकता है? आप तक एक तरह से कांग्रेस से चिमट कर रहे हैं और वो एक तरह से ये दिखाते रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी या गांधी जो परिवार है, जो खानदान है, उसके इर्द गिर्द जो सियासत घूमती है और इस तरह से उसको कैप्चर किया गया है, वो उसके बागी हैं। तो इस तरह से वो अब तक दिखाते रहे हैं। राहुल गांधी की सीधे तौर पर जब वो सदर बनाए गए थे उन्होंने मुखालफत की थी और अब क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर वो ऐलान करने जा रहे हैं, हालांकि मेरी उनकी तो उन्होंने कहा, मुझसे कहा आप थोड़ा सा खुद बताऊंगा और कुछ ही देर बाकी है जिसके बाद मैं ऐलान करूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या ऐलान करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से कयास आ रहा है वो साफ है। जिस तरह से वजीर आजम की यौम पैदाइश का नाम लिया कि वो बीजेपी को लेकर के, अब बीजेपी में शमूलियत को लेकर के बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अब तक देखा था कि अब तक बाज़ाब्ता तौर पर शहजाद पूनावाला बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस के बागी एक तरह से रुकन के तौर पर वो अपने आप को पेश करते रहे। तो इस तरह की कयास आ रही है, लगाई जा रही है और क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव इलेक्शन भी होने वाला है, उसको लेकर के भी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरह की कयास आ रही है, तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो क्या होगा सीधे तौर पर ऐलान, लेकिन कुछ ही देर बाकी है और उसके बाद वो ऐलान कर देंगे कि आखिर क्या होने वाला है। बिल्कुल खुरम, और जिस तरह से उन्होंने इशारा दिया है अपने ट्वीट में कि पीएम मोदी के यौम पैदाइश पर ऐलान करने जा रहे हैं, अहम ऐलान करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा उसी जानिब जा रहा है। लेकिन रिएक्शन क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं उनके इस ट्वीट से? देखिए, अभी तक लोग कयासाराही कर रहे हैं और रिएक्शन की बात नहीं है, क्योंकि रिएक्शन क्या है कि एक तरह से कांग्रेस से तो उनको एक तरह से बाहर कर दिया गया था, बल्कि जब पूरा कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि शहजाद पूनावाला कांग्रेस के मेंबर ही नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के रुकनी ही नहीं है, तो ये एक पूरा तनाजा पहले क्योंकि हो चुका है। अब उन्होंने क्योंकि खुद वजीर आजम की यौम पैदाइश से खुद को लिंक करके ये बात कही है, तो इससे साफ है कि एक तरफ वाज़ेह इशारा है कि बीजेपी में शमूलियत का जो एक तरह से इम्कान जाहिर किया जा रहा था, काफी दिन पहले से जो इम्कान मौजूद था, उसकी तरफ शायद वो आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल खुरम, और पूरी तरह से वाज़ेह कुछ ही देर में हो जाएगा कि आखिर क्या अहम ऐलान जो है करने जा रहे हैं शहजाद पूनेवाला। बेहद शुक्रिया खुरम आपका। आगे बढ़ते हैं। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कोडेला शिवप्रसाद राव खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी हुकूमत पर कोडेला शिवप्रसाद को हरासा करने का इल्जाम भी लगाया है। चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जगन हुकूमत की जमकर नुक्ताचीनी की थी। वाज़ेह है कि कोडेला शिवप्रसाद राव के खिलाफ फर्नीचर मामले में कई मुकदमात दर्ज किए गए थे। मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने जाकिर नाइक के ताल्लुक से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ज्यादातर ममालिक जाकिर नाइक को नहीं लेना चाहते हैं। जाकिर नाइक को हिंदुस्तान वापस भेजने के इम्कानात पर पूछे गए सवाल के जवाब में महातिर मोहम्मद ने कहा कि उनकी हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, लेकिन मोदी ने नायक को लौटाने के लिए नहीं कहा। महातिर मोहम्मद ने मजीद बताया कि जाकिर नाइक मलेशिया के शहरी नहीं हैं और साबिका हुकूमत ने उन्हें मुस्तकिल रहने की इजाजत दी थी। ऐसे में उनको मलेशिया की सियासत और निजाम पर तबसरा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नायक ने जवाबित की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए अब उन्हें खिताब करने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज 69वां यौम पैदाइश है। आज वो गुजरात के दौरे पर है। पीएम मोदी केवड़िया में नर्मदा डैम पहुंचे, जहां उन्होंने तरक्याती कामों का मुआयना किया, जिसमें इको टूरिज्म पार्क और जंगल सफारी में काम का भी शामिल
वहीं उन्होंने सरदार पटेल के मुजस्मे का फजाई चक्कर लगाया और इलाके में तज़ीनकारी के कामों का भी मुआयना किया। आइए ग्राफिक्स के जरिए पीएम मोदी के सियासी सफर पर एक तायराना नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज 69वां यौम पैदाइश है। पीएम मोदी की पैदाइश 17 सितंबर 1950 में हुई थी। उन्होंने गुजरात के वडनगर में अपनी आंखें खोली थीं। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़ गए थे। 1974 में नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को कई अहम जिम्मेदारियां दी जाने लगी। 1990 में अडवाणी की रथ यात्रा में पीएम मोदी का अहम किरदार था। सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई रथ यात्रा में वो लाल कृष्ण अडवाणी के साथ थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 बार वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के पहली बार वजीर आला बने। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हुए। उसके बाद नरेंद्र मोदी की कामयाबी का सफर मुस्तकिल बरकरार रहा। वो 30 मई 2019 को दूसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आसाम में हुए एनआरसी के बाद पूरे मुल्क में बहस का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि इस पूरे मामले में अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेदार रहने की जरूरत है। आसाम में एनआरसी के निफाज के बाद मुल्क में मरकजी हुकूमत अब एनआरआईसी को नाफिज कर रही है। इस अहम मौजू पर बेंगलुरु में मुज़ाकरे का इनेकाद अमल में आया। आसाम के एडवोकेट अमन बदूद ने कहा कि एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की फहरिस्त आसाम में जारी हुई है। इस फहरिस्त के मंजर आम पर आने के बाद कई खदशात दूर हो चुके हैं। लिहाजा एनआरसी या फिर एनआरआईसी से डरने की कतई जरूरत नहीं है। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि इस मामले में मस्जिद कमेटियां अपने अपने इलाकों में बेदारी पैदा करें। ने कहा कि हर मस्जिद में जैसा हम शादी का दफ्तर रखते हैं वैसा एक एनआरसी का दफ्तर होना चाहिए हर मस्जिद में। लोकल आदमी, हर आदमी को वो काम करना चाहिए। इसमें तंजीमें आगे आकर इसको इस तरह से हम प्रिपेयर हो सकते हैं आने वाले चैलेंज को। मस्जिद क्या करें कि एक रजिस्टर रखें, जैसा कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी में होता है, हर चर्च में एक रजिस्टर रहता है। देखिए वहाँ पे एक नैरेटिव चल रहा था कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं। अभी जो लिस्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मॉनिटर किया था और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एग्जीक्यूट किया, तो अभी सिर्फ 1.9 मिलियन लोग एक्सक्लूड है। और ये अभी अपरेंट हो गए कि बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन हैं उसमें, तो उनको एक मौका मिलेगा फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जाने का, अपील करने के लिए। नॉर्मल है, पीसफुल है। हाँ, जो लोग बाहर है वो थोड़ा उनका एंजाइटी है कि आगे क्या होगा। इजलास में कहा गया कि अवाम एनआरसी और एनआरआईसी के दरमियान मौजूद फर्क को समझे। अब तक सिर्फ आसाम में एनआरसी नाफिज किया गया है, जबकि मुल्क की तमाम रियासतों में आइंदा साल से एनआरआईसी की कार्रवाई शुरू होगी। इसके तहत हुकूमत के कारिंदे घर घर पहुंचकर मालूमात हासिल करेंगे। एनआरसी सिर्फ आसाम के लिए है, एनआरआईसी हिंदुस्तान के लिए आएगा। एनआरसी अलग है, एनआरआईसी अलग है। एनआरसी में आपको जाके एनरोलमेंट कराना पड़ेगा सेंटर्स में और आपकी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी। एनआरआईसी में डोर टू डोर आपको एनरोलमेंट होगा, एन्यूमरेशन डोर टू डोर होगा। और मेन मकसद ये जो मीटिंग का था, अवेयरनेस के साथ जो है हमको वी वांट टू ड्राइव मोर वॉलंटियर्स इनटू दिस। अब ये जो चीज़ में जो है वॉलंटियर्स, एजुकेटेड वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज देर इज़ ए नीड ऑफ डूइंग ए डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सारे एरर्स होते हैं, उसको रेक्टिफाई करने का काम होता है। आइंदा साल अप्रैल से सितंबर तक एनआरआईसी के लिए मुल्क भर में सर्वे होने वाला है और इसी के पेश नज़र महरोज खान और उनकी टीम ने बेंगलुरु के बाद दीगर शहरों में भी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत को इक़्तिदार में आए 9 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अक़लियती उदारों की खस्ता हाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है।
हुकूमत के दावे तो अपनी जगह है, लेकिन इन महीनों में अक़लियती इदारों में कमलनाथ हुकूमत कमेटियां भी तश्कील नहीं कर पाई है। अब देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वो हुकूमत जो मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल अक़लियती तबके का 90% वोट चाहती थी, अब इसी पार्टी की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद इसी तबके को फरामोश कर दिया है। बीजेपी के 15 साल दौरे इक़्तिदार से बेजार मुस्लिम तबके ने कमलनाथ हुकूमत को लाने में बड़ा किरदार तो अदा किया, लेकिन हुकूमत कायम होने के बाद से अब तक अक़लियतों के किसी इदारे की तश्कील नहीं हो सकी। हुकूमत की सुस्त रवि और आदमी तवज्जुही से मुस्लिम तंजीमों के साथ बीजेपी भी कमलनाथ हुकूमत को निशाना बनाने लगी है। कोई कमेटी कहीं नहीं, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अभी तक नहीं बना है, मदरसा बोर्ड मध्य प्रदेश का मदरसा बोर्ड है वो नहीं बना है, जिसकी वजह से बेइंतहा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड के अंदर बेइंतहा परेशानियों का सामना ये करना पड़ रहा है कि बहुत सारे कब्रिस्तान की जगहें हैं जिन पर लोग कब्जे कर रहे हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। ईदगाहें, मसाजिद की ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी हो रही है। दूसरे मदरसा बोर्ड का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जो टीचर्स हैं उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चे हैं उनके पास निसाब नहीं है, उनकी तालीम का सही इंतज़ाम नहीं है बच्चों के पास में। तो मेरा उनसे निवेदन ये है कमलनाथ जी से कि आप भाजपा को तो बहुत बुरा कहते थे, आपकी 9 महीने की सरकार ने कौन सा अक़लियतों के लिए बेहतरी का काम कर लिया। मध्य प्रदेश में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मदरसा बोर्ड, उर्दू अकेडमी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, अक़लियती कमीशन, मध्य प्रदेश अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन जैसे इदारे तो कायम हैं, लेकिन उनमें हज कमेटी को छोड़कर अब तक किसी जगह भी कमेटी नहीं बनाई गई है। मदरसा बोर्ड में तो 3.5 साल से असातिज़ा को तनख्वाह भी नहीं मिली है। मदरसा बोर्ड के जो वो हैं विद्यार्थी, जो बच्चे हैं, उनको भी मध्याह्न भोजन मिले, ये कमलनाथ जी की सरकार ने तय कर दिया है, उनको भी मिलेगा। बहुत से जो मदरसा बोर्ड के जो उलेमा है उनको तनख्वाह नहीं मिली, जो वो मिलता है वेतन वो नहीं मिला, तो शीघ्र वो सैंक्शन करें जिससे उन सबको मिल सके और मदरसा बोर्ड में भी अच्छी पढ़ाई हो सके। कमलनाथ हुकूमत के मन में अक़लियतों और अक़लियती इदारों को लेकर चाहे जो भी खाका हो, लेकिन अक़लियती इदारों की खस्ताहाली को लेकर अक़लियतों में जो बेजारी और बेचैनी पैदा हो रही है वो बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस को जरूर बैकफुट पर लाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।